नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर हमारे अब तक 9 चैप्टर हो चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गुप्त काल के बारे में और वाकाटक और वत्सकुल्म के बारे में। आज की इस क्लास में हम 10वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, मोखरी वंश, पारवर्ती गुप्त, वल्लभी वंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में। इसमें हम सबसे पहले वर्धन वंश को शुरू करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। करते हैं आज की क्लास को शुरू। हर्षवर्धन ने किस शासक के साथ मिलकर बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित किया? हर्षवर्धन ने किस शासक के साथ मिलकर बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था? तो भास्कर वर्मन, बे नंबर ऑप्शन। कामरूप असम के वर्मन शासक भास्कर वर्मन या वर्मा के साथ मिलकर शशांक को पराजित किया। इसकी जानकारी सेक या फेंगचे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को हर्षचरित में हुण हरिण केसरी, सिंधुराज जौरो और गुर्जर प्रजागर कहा जाता है? तो कौन से शासक को हर्षचरित के अंदर हुण हरिण केसरी, सिंधुराज जौरो और गुर्जर प्रजागर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रभाकर वर्धन को, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने की जो सूचना है कौन से अभिलेख में मिलती है? तो यह मिलती है ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इसके अलावा हर्षवर्धन की पराजय की सूचना ह्वेनसांग के विवरणों से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हर्ष के कौन से नाटक में वत्सराज उदयन की प्रेम कथा का विवरण है? निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के कौन से नाटक में वत्सराज उदयन की प्रेम कथा का विवरण है? तो प्रियदर्शिका में और रत्नावली में, इन दोनों में ही यह उल्लेख मिलता है। नागानंद बोधिसत्व जिमुतवाहन द्वारा सिद्ध कन्या मलयावंती के परिणय की कथा, प्रियदर्शिका में उदयन तथा महाराजा दृढ़वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की परिणय कथा तथा रत्नावली में उदयन की रानी वासुदत्ता की परिचारिका नागरिका और उदयन की परिणय कथा है। प्रियदर्शिका और रत्नावली में 4-4 अंक है, जबकि नागानंद में 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मिलते हैं? कौन से अभिलेख के अंदर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मिलते हैं? तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र में, ए नंबर ऑप्शन। बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं तथा इसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया। इसके अलावा इसमें वर्धन वंश के राजाओं के नाम भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन वंश के निम्न शासकों का सही क्रम क्या है? पहले से बाद में सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा नरवर्धन। नरवर्धन जो वर्धन वंश का प्रथम शासक था, लेकिन एक सामंत था, स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। तो सबसे पहले नरवर्धन, नरवर्धन के पश्चात राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के पश्चात आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के पश्चात प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन है जो वर्धन वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। तो 4, 1, 3 और 2, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन द्वितीय ने सिंहासन ग्रहण किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन द्वितीय ने सिंहासन ग्रहण किया था, तो यह बात सही है। दूसरा कि राज्यवर्धन द्वितीय की गौड़ राजा शशांक ने हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन द्वितीय की गौड़ राजा शशांक ने हत्या की थी, यह भी सत्य है। तीसरा कि शशांक ने राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या की थी,
तो ग्रहवर्मा की जो हत्या की थी यह मालवा के शासक देवगुप्त ने की थी, ना कि शशांक ने। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने शासन संभाला। राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद जो हर्षवर्धन ने शासन संभाला था, यह बात भी सही है। तो 1, 2 और 4 6 नंबर ऑप्शन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की थी और उसने राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने अपने ममेरे भाई भांड के साथ मालवा के राजा देवगुप्त से बदला लेने के लिए कन्नौज की ओर कूच किया। मधुबन और बांसखेड़ा के लेख से पता चलता है कि कन्नौज पर आक्रमण कर उसने बड़ी आसानी से देवगुप्त को मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या और राज्यश्री को बंदी बनाने की सूचना राज्यवर्धन द्वितीय को देने वाला दूत कौन था? तो राज्य श्री के पति गृहवर्मा की हत्या और राज्यश्री को जो बंदी बनाया था, इसकी सूचना राज्यवर्धन द्वितीय को किसने दी थी? तो यह दी थी स्वांदक ने। स्वांदक नामक राज्यश्री के विश्वास पात्र अनुचर ने मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा गृहवर्मा की हत्या और राजश्री को कन्नौज के कारागार में बंदी बनाने की सूचना राज्यवर्धन के दरबार में दी थी। कुंतल अश्वसेना का अध्यक्ष था, जिसने शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की सूचना हर्षवर्धन को दी। हंसबेक राजा भास्कर वर्मा का दूत था, जो हर्षवर्धन से उस समय मिला जब वह राजश्री को ढूंढने निकला था। भंडी राज्यवर्धन का ममेरा भाई था, जो राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त से प्रतिशोध लेने हेतु कन्नौज उसके साथ गया था। जब हर्षवर्धन राजश्री को ढूंढने गया, तब भंडी ने हर्षवर्धन के शिविर में उपस्थित होकर राज्यवर्धन के मारे जाने का पूरा वृत्तांत भी सुनाया था और किसी गुप्त नामक व्यक्ति के कन्नौज पर अधिकार करने और राजश्री के कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए भाग जाने की जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कथन है कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती थी। तो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन और इनकी माता यशोमती थी, यह बात सही है। दूसरा कि हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री था। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री था, यह भी सत्य है। तीसरा कि हर्षवर्धन के जन्म के समय ज्योतिष तारक ने उसके चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी, तो यह बात भी सत्य है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के कारण हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के कारण हर्षवर्धन है जो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था, यह सही है। दूसरा कि हर्षवर्धन दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट विंध्यन प्रदेश में हुई थी। हर्षवर्धन और दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट जो विंध्यन प्रदेश में हुई थी, यह भी सही है। तो 6 नंबर ऑप्शन। हर्ष की मुलाकात दिवाकर मित्र से उस समय हुई थी जब वह अपनी बहन राजश्री को ढूंढ रहा था। दिवाकर मित्र की सहायता से उसने अपनी बहन राजश्री का पता लगाया जब वह चिता बनाकर उसमें जलने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्षवर्धन से संबंधित 4 घटनाएं दे रखी है, जिसमें सबसे पहला है कि हर्ष का वल्लभी पर आक्रमण। हर्ष का वल्लभी पर जो आक्रमण किया था, इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा हर्ष का वल्लभी पर आक्रमण। वल्लभी का जो शासक था वह था ध्रुवसेन द्वितीय, जो पराजित हुआ था, जिस पर हर्षवर्धन ने उस पर आक्रमण किया था, ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा हर्ष का सिंध पर आक्रमण। हर्ष का सिंध पर आक्रमण, उस समय सिंध का शासक साहसी राय था। तीसरे नंबर पर आएगा इसमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था, इसमें हर्ष पराजित हुआ था। और चौथे नंबर पर आएगा हर्ष के कांगोद प्रदेश यानी कि गंजाम उड़ीसा पर विजय, जो 643 ईस्वी की है। तो यह सबसे अंत में है। तो इसमें 1, 4, 3 और 2 बे नंबर ऑप्शन। कांगोद के साथ युद्ध हर्ष का अंतिम युद्ध था, जो 643 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत से हर्ष के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है? कौन से स्रोत से जो हर्ष के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है? तो यह जो जानकारी मिलती है,
यह हर्षचरित से मिलती है, हवेंसांग के विवरण से मिलती है, मातवानलिन के विवरण से मिलती है और आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इन चारों ही ग्रंथों से हर्ष के विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है। पहला कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक जो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था, ये सही है। दूसरा कि ध्रुवसेन ने भागकर भड़ोच के शासक दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली थी। यह जो दत्त द्वितीय यह पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था, तो ध्रुवसेन ने भागकर भड़ोच के शासक दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली, यह भी सत्य है। बाद में हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन से मैत्री स्थापित कर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था, यह भी सही है। चौथा कि इस युद्ध का विवरण वल्लभी के शासक जयभट्ट तृतीय के नौसारी ताम्रपत्र ताम्र अभिलेख गुजरात में मिलता है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। पहला कि हर्षवर्धन की भास्कर वर्मा से मैत्री हो जाने के कारण शशांक कनौज छोड़कर भाग गया। हर्षवर्धन की भास्कर वर्मा से मैत्री होने के कारण जो शशांक कनौज छोड़कर भाग गया था, यह बात सही है। दूसरा कि कनौज के मंत्रियों ने हर्षवर्धन से सिंहासन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की थी, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि हवेनसांग के अनुसार हर्ष ने महामुक्तेश्वर बोधिसत्व से परामर्श लिया था। तो यह जो हर्ष ने परामर्श लिया था जिसका जानकारी हवेनसांग देता है, यह महामुक्तेश्वर बोधिसत्व नहीं था बल्कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श लिया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि बोधिसत्व ने उसे सिंहासन पर बैठने तथा महाराज की उपाधि ग्रहण करने से मना किया। हर्ष ने अपने को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा था, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर है जो गलत है। 1, 2, 4 6 नंबर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी सामान्यतः किस चीनी लेखक के द्वारा मिलती है। हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी जो सामान्यतः किस चीनी लेखक के द्वारा मिलती है, मातवान लिन। द नंबर ऑप्शन। मातवान लिन के विवरण से यह पता चलता है कि 641 ईस्वी में हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हर्ष ने कश्मीर के राजा से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के राजा से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए थे, यह सही है। दूसरा कि हर्ष ने इस पर कन्नौज में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तरपथनाथ कहा गया। किस अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तरपथनाथ कहा गया, तो एहोल अभिलेख में। बे नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा चीनी 3 बार भारत आया था। कौन सा चीनी आते हैं जो 3 बार भारत आया था, तो यह आया था वान स्वांग से 643 में, 647 में और तीसरी बार 657 से 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य कथन है। पहला कि हर्षकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। हर्षकालीन समाज जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा कि ब्राह्मणों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। हवेनसांग ब्राह्मणों को सबसे अधिक पवित्र और सम्मानित कहता था। हवेनसांग के अनुसार भारत को ब्राह्मण देश भी कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हवेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हवेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। हर्ष के समय सिंध का राजा एक शूद्र था। सिंध का राजा जो हर्ष के समय एक शूद्र था, तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षकालीन या वर्धनकालीन समाज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो कौन से कथन है जो सत्य है। पहला, पुनर्विवाह होते थे, तो पुनर्विवाह इस समय नहीं होते थे, पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि बाल विवाह होते थे, तो बाल विवाह होते थे। सजातीय विवाह ही मान्य थे, लेकिन व्यवहार में अंतरजातीय विवाह भी होते थे, तो ये सही है। चौथा है कि कहीं कहीं पर्दा प्रथा भी
प्रचलित थी। तो 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर जो गलत है, 6 नंबर ऑप्शन। पुनर्विवाह नहीं होते थे। अंतरजातीय विवाह का उदाहरण राज परिवार में उपस्थित है। राजश्री वेश्या का विवाह कनौज के क्षत्रिय मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से हुआ था। हर्ष की बेटी का विवाह वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट द्वितीय क्षत्रिय से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हर्ष के समय सती प्रथा प्रचलित थी। तो हर्ष के समय सती प्रथा प्रचलित थी। हर्ष की बहन भी सती होने के लिए गई थी, लेकिन उस समय हर्षवर्धन ने पीछे जाकर उसे बचा लिया था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि हर्षवर्धन की माँ यशोमती भी सती हो गई थी। तो हर्षवर्धन की माँ भी सती हुई थी, यह भी सत्य है। तीसरा कि हर्ष की बहन भी चिता बनाकर जलने जा रही थी, लेकिन हर्ष ने उसे बचा लिया। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग के विवरणों के अनुसार हर्षकालीन समाज के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। श्राद्ध के अवसर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ शाकाहारी भोजन बनाया जाता था। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी भोजन बनाया जाता था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। ब्राह्मण यज्ञ में पशु बलि देते थे। वैश्य प्राय मांसाहार से परहेज करते थे। वैश्य जो प्राय प्राय जो मांसाहार से परहेज करते थे। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर जो इसका गलत है। 1, 3, 4 बे नंबर ऑप्शन। श्राद्ध के अवसर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए मांसाहारी भोजन बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षकालीन समाज के कुलीन लोगों में चीना शुंक काफी प्रचलित था। यह चीना शुंक क्या है? हर्षकालीन समाज के कुलीन लोगों में चीना शुंक काफी प्रचलित था। यह चीना शुंक क्या है? तो यह एक प्रकार का कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कि काशिकावृत्ति नामक ग्रंथ की रचना हर्ष के समय में हुई थी। काशिकावृत्ति नामक ग्रंथ की रचना हर्ष के समय में हुई थी, ये सही है। इसके रचयिता ज्यादित्य और वामन है। इसके रचयिता ज्यादित्य और वामन है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान हर्षकालीन है? निम्न में से कौन कौन से विद्वान है जो हर्षकालीन है? तो बाण भट्ट, मयूर, ब्रह्मगुप्त और मातंग दिवाकर, ये चारों ही विद्वान है जो हर्षकालीन विद्वान है। द नंबर ऑप्शन। मयूर ने सूर्य शतक नामक एक 100 श्लोकों का संग्रह लिखा। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया था, यह सही है। दूसरा कि हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शाखा का बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, यह भी सत्य है। हर्षवर्धन इस वंश के पहले शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो बौद्ध धर्म जो स्वीकार करने वाले पहले शासक थे वह राज्यवर्धन द्वितीय थे, ना कि हर्षवर्धन। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 और 2 सही है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन वंश के किस शासक को बांसखेड़ा व मधुवन लेखों में परम सौगात बोध कहा गया? वर्धन वंश के किस शासक को जो बांसखेड़ा में और मधुवन के लेखों में परम सौगात यानी कि बोध कहा गया? तो राज्यवर्धन द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कि हवेनसांग 330 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। हवेनसांग जो 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा था, यह सही है। उसने अपने यात्रा अनुभव के आधार पर सी युकी नामक ग्रंथ लिखा। उसने अपने यात्रा अनुभव के आधार पर सी युकी नामक ग्रंथ लिखा, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि उसने उसके एक सहयोगी मा त्वांग लिन ने हवेनसांग की जीवनी द लाइफ ऑफ हुएनसांग नामक ग्रंथ लिखा।
तो यह जो ग्रंथ लिखा था यह मातवान लिंग ने नहीं बल्कि यह ग्रंथ लिखा था हवेली ने। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, 1 और 2 सही है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग के विवरण के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सत्य है। हवेनसांग के विवरण के अनुसार कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कि कन्नौज 3 मील लंबा तथा 1.5 मील चौड़ा था। कन्नौज जो 3 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था, यह जानकारी हवेनसांग देते हैं, यह सत्य है। बेगार नहीं लिया जाता था, दंड विधान साधारण था, आवागमन के मार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि एक बार यह स्वयं ही लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया था। तो आवागमन के मार्ग जो पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, यह बात भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज महासभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कन्नौज महासभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह सभा 643 ईस्वी में बुलाई गई थी, यह बात सत्य है। हवेनसांग को इसका अध्यक्ष चुना गया, यह बात भी सत्य है। यह 20 दिनों तक चली और 21वें दिन एक भव्य जुलूस निकाला गया, यह भी सही है। चौथा कि जुलूस में सबसे आगे विष्णु की 3 फुट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा थी। तो जुलूस में जो आगे 3 फुट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा थी, यह विष्णु की नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्ति थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का मानना है कि कन्नौज महासभा के दौरान हर्ष ने धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया। किस इतिहासकार का मानना है कि कन्नौज महासभा के दौरान हर्ष ने धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया था। तो यह बात कही है राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा। सभा में वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व हवेनसांग ने महायान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा सभा के बाहर एक तख्ती लटकाकर लिखा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव से एक शब्द भी तर्क विरुद्ध सिद्ध कर दे तो मैं अपना सिर कटाकर प्रस्तुत कर दूंगा। हर्षवर्धन ने वाद विवाद शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी, जो कोई धर्माचार्य हवेनसांग के खिलाफ बोलेगा उसकी जीवा काट ली जाएगी। इस आधार पर राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि इस सभा में हर्ष ने धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हर्ष ने अपने शासनकाल में 5 वर्ष के अंतराल से एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष अपने शासनकाल में 5 वर्ष के अंतराल से एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हवेनसांग महामोक्ष परिषद के 6ठे सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। प्रयाग महामोक्ष परिषद कन्नौज महासभा के तुरंत बाद ही 643-44 में आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन 75 दिनों तक चला था। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला कि प्रयाग धर्म सभा के दौरान हर्षवर्धन ने इतना दान दिया कि उसका पूरा राजकोष रिक्त हो चुका था, तो यह बात सही है। दूसरा है कि उसके बाद उसने अपने वस्त्राभूषणों को भी दान कर दिया। सब कुछ दान दे चुकने के बाद उसने अपनी बहन राज्यश्री से पुराने वस्त्र मांग कर पहने थे। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। 6 नंबर ऑप्शन। इस धर्म सभा के आयोजन के पहले दिन महात्मा बुद्ध, दूसरे दिन आदित्य सूर्य और तीसरे दिन शिव की पूजा की गई। चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं में से प्रत्येक की स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर अगले 20 दिनों तक ब्राह्मण और 10 दिनों तक बौद्धों और ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों को दान दिए गए। फिर कुछ दिन तक पूरे देश से बिन बुलाए आए हुए व्यक्तियों को दान दिए गए। तत्पश्चात अनाथों तथा निर्धनों को दान दिए गए। इस प्रकार हर्षवर्धन का पूरा राजकोष रिक्त हो चुका था। इस सभा के बाद प्रयाग से ही हवेनसांग ने हर्ष से चीन जाने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाने वाला एक विद्वान जो कि चांडाल था। हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाने वाला एक विद्वान जो कि चांडाल था, वह था मातंग दिवाकर। ए नंबर ऑप्शन। हर्षचरित किस अध्याय में विंध्यन के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों का उल्लेख करता है। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्यन के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों का उल्लेख है। तो अध्याय नंबर 8 में। बाणभट्ट के हर्षचरित में
8 अध्याय है जिन्हें उच्छ्वास कहा गया, जिनमें से प्रत्येक 3 में बाणभट्ट की स्वयं की आत्मकथा है। वह बाद के 5 अध्यायों में हर्ष की कहानी है। इसके 8वें अध्याय में विंध्य क्षेत्र में रहने वाले धार्मिक समुदायों का उल्लेख है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री कैद से बचने के लिए विंध्य क्षेत्र के वनों की ओर भागी, जहां वह सती होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने किसे हुण हरिण केसरी कहा। बाणभट्ट ने किसे हुण हरिण केसरी कहा था, तो प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इन दोनों की मां यशोमती भी जो सती हुई थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। प्रशासनिक कार्यों में अपनी बहन राज्यश्री की सहायतार्थ कन्नौज स्थानांतरित की थी। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन है जो शैव धर्म का अनुयायी था। ए नंबर ऑप्शन। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को परम महेश्वर शिव भक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो पहला कि उत्तर गुप्त काल में सम्राट सामंतों पर अधिक निर्भर रहते थे। दूसरा कि ऐहोल अभिलेख में हर्ष के विषय में बताया गया है कि उसकी सेना में सामंतों द्वारा जुटाई गई सेना ही अधिक थी। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने किस वर्ण के लोगों को निर्दोष, सरल, पवित्र और सीधा साधा और मितव्ययी कहा था। ह्वेनसांग ने किस वर्ण के लोगों को निर्दोष, सरल, पवित्र और सीधा साधा और मितव्ययी कहा था। तो क्षत्रिय लोगों को। ह्वेनसांग ने क्षत्रियों की कर्म निष्ठा की भी प्रशंसा की। उसने उन्हें निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधा साधा और मितव्ययी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का नाटक नागानंद कितने अंकों में विभाजित है। हर्षवर्धन का नाटक नागानंद है जो कितने अंकों में विभाजित है। तो 5 अंकों में। नागानंद 5 अंकों का संस्कृत नाटक है जिसमें आत्म बलिदान देने वाले जीमूत वाहन की कहानी है। यह पार्वती को समर्पित है। हर्षवर्धन ने अपने नाटक प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक में नाटक विद्या का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट किसका राजकवि था। कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का राजकवि था। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। इसके दूसरे भाग उत्तर कादम्बरी की रचना भूषण भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना किसने की। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की जो स्थापना की थी यह पुष्य भीति ने की थी। कुछ स्रोतों में नरवर्धन को पहला शासक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की एक उपाधि थी। निम्नलिखित में से कौन सी जो हर्षवर्धन की उपाधि थी। तो परम महेश्वर। द नंबर ऑप्शन। राज्यवर्धन द्वितीय की उपाधि परम सौगात व हर्षवर्धन की उपाधि परम महेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्य वर्धन को हर्ष के अभिलेखों में परम आदित्य भक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रभाकर वर्धन की एक उपाधि नहीं है। प्रभाकर वर्धन की उपाधि इनमें से कौन सी नहीं है। तो परम आदित्य भक्त, परम भट्टारक और महाराजा धीराज, ये तीनों जो प्रभाकर वर्धन की उपाधि है। परम सौगात जो उपाधि है यह परम सौगात उपाधि प्रभाकर वर्धन की नहीं है। प्रभाकर वर्धन उसके पिता में राज्यवर्धन और पिता आदित्य वर्धन को हर्ष के अभिलेखों में परम आदित्य भक्त कहा गया। प्रभाकर वर्धन की आदित्य भक्ति का उल्लेख करते हुए बाण ने लिखा है कि वह राजा स्वभाव से ही आदित्य भक्त था। अभिलेखों व हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को परम भट्टारक, महाराजा धीराज कहा गया। बाण ने लिखा है कि वह प्रतापशील के नाम से भी विख्यात हो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को जो नगर महोदय श्री कहा जाता है।
तो कान्याकुब्ज या कन्नौज को नगर महोदय श्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। हर्षवर्धन के द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, कन्नौज और प्रयाग में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकुटा किस लेखक का जन्म स्थान है। बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकुटा किस लेखक का जन्म स्थान है। बाणभट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल राजस्थान की यात्रा की थी। कौन से चीनी यात्री ने राजस्थान के भीनमाल नामक जगह की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था। मथुरा। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य कथन है। पहला कि ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्ष अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्ष अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा में योगाचार की शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे और बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने नालंदा को जलाया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। 629 से 45 ईस्वी तक भारत की यात्रा करने वाले ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा में 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाले ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाता है। ह्वेनसांग ने घाटों व नौकाओं पर व्यापारियों द्वारा शुल्क दिए जाने का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि व्यापारिक मार्ग लूटमार से पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों और संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। भीलसा। भीलसा कहाँ पर है। तो भीलसा है मध्य प्रदेश में। स्थानेश्वर है जो हरियाणा में। द्वार समुद्रम कर्नाटक में। और नालंदा है जो बिहार में। BADC द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्धन वंश के किस शासक ने परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त की बहन से विवाह किया था। निम्नलिखित में से वर्धन वंश के किस शासक ने परवर्ती गुप्त शासक महासेन की बहन से विवाह किया था। आदित्य वर्धन ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के अनुसार सत्य परीक्षण हेतु बताई गई प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सत्य परीक्षण हेतु बताई गई प्रक्रिया को सुमेलित कीजिए। ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है तुला क्षत्रिय अग्नि वैश्य जल और शूद्र जो विष। CBDA द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबारी व उसके पदनामों को सुमेलित कीजिए। हर्षवर्धन के दरबारी और उनके पदनामों को सुमेलित कीजिए। अवंती जो युद्ध मंत्री थे। दूसरे नंबर पर कुंतल जो अश्वारोही सेना का प्रधान था। तीसरे नंबर पर सिंहनाद जो सेनापति था। और बंडी जो प्रधानमंत्री था। D, C, B और A। अश्वमेध सेना का प्रधान कुंतल था जिसने हर्षवर्धन को गौड़ाधिपति द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करने की जानकारी दी। हर्षवर्धन ने इस गौड़ाधिपति नामक संसाक बताया। भंडी हर्षवर्धन की माता यशोमती के भाई का पुत्र था। हर्षवर्धन के मामा का लड़का जिसे राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के बाल साथी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया था और वह राज्यवर्धन का सेनापति व हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री बना। महासेन गुप्त का एक पुत्र भी इसका बाल साथी नियुक्त किया गया। प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांथरी की पुस्तक राजवंश मोखरी और पुष्यभूति में थानेश्वर के बूढ़े सेनापति सिंहनाथ द्वारा अपने भाई की मृत्यु के पश्चात शोकाकुल हर्षवर्धन को पदभार संभालने का आग्रह करने की बात कही गई है। जबकि नेट एग्जाम में हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित करने वाले का नाम पोनी दिया गया है जो कि बंडी ही है। इसमें सिंहनाद ऑप्शन नहीं था। हरियाणा बोर्ड कक्षा 7 की पुस्तक में भी भंडी के परामर्श से हर्षवर्धन के राज्याभिषेक की बात
कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का समकालीन शासक दुर्लभ वर्धन कहाँ का शासक था, जिससे ह्वेनसांग ने भी मुलाकात की। हर्षवर्धन का समकालीन शासक दुर्लभ वर्धन कहाँ का शासक था, तो कश्मीर का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा में पित्तल के चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया। नालंदा में पित्तल के चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धनकालीन निम्नलिखित अधिकारियों व उनके विभागों कार्यों को सम्मिलित कीजिए। वर्धनकालीन निम्नलिखित अधिकारियों और उनके विभागों और कार्यों को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है कंचुकी। कंचुकी जो अंतपुर का प्रभारी था। कर्णिक जो लिपिक था। कर्मपट्टी जो हाथियों की सेवा करने वाला था। और पट्टीपाती पट्टीपति जो सेना का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। वास गृह अंतपुर में शयन कक्ष, स्थापित रानीवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, राजा को स्नान करवाने वाला स्नापक, शरीर मलने वाला संहारक, बिछौना लगाने वाला आश्रक, वस्त्र धोने वाला रजक का कार्य परिचारिकाएं या गणिकाएं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने चीनी सम्राट तहासुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा। किस शासक ने चीनी सम्राट ताइसुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था, तो यह भेजा था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त व गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था। गुप्त व गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, तो यह हुआ था रेशम के लिए। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिन तो। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग हवेनसांग या युआनचांग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से मुलाकात नहीं की थी। तो कश्मीर के शासक से मुलाकात की थी, कांची के शासक और वल्लभी के शासक से भी मुलाकात की थी, लेकिन गौड़ शासक से मुलाकात नहीं की थी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा की आलोचना नहीं की। किसने जो सती प्रथा की आलोचना नहीं की थी, अंगिरस। छह नंबर ऑप्शन। बाण भट्ट, मेघातिथि और देवण भट्ट ने सती प्रथा का विरोध किया। महाकवि बाण भट्ट इसका विरोध करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कार्य बताया जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नगरगामिनी होती है। टीकाकार मेघातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। देवण भट्ट का विचार है कि सती प्रथा धर्म का विकृत रूप है और सती होने की अपेक्षा विधवा के ब्रह्मचारिणी रहकर जीवन व्यतीत करना अधिक श्रेयस्कर है। मृच्छकटिकम में भी सती प्रथा की भर्त्सना और निंदा की गई है। अग्नि पुराण 9वीं शताब्दी में उल्लेख है कि जो स्त्री पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट होती है वह स्वर्ग जाती है। कथा सरित सागर में भी ऐसी कथाएं विद्यमान है जिनमें पत्नी का पति के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाने का वर्णन है। अंगिरस और हारित ने भी सती प्रथा की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग को नालंदा में क्या नाम दिया गया। हवेनसांग को नालंदा में क्या नाम दिया था, मोक्षदेव। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग ने चीन लौटने के बाद बोध गया के महाबोधि विहार के किस भिक्षु के साथ पत्र व्यवहार किया था, प्रज्ञादेव के साथ। निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था। हर्षवर्धन ने वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था, यह जानकारी मिलती है नौसारी के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का राजस्व कितने भागों में विभाजित था। हवेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का राजस्व कितने भागों में विभाजित था, तो यह 4 भागों में। हर्षवर्धन के काल में करों से प्राप्त राशि को खर्च हेतु 4 भागों में बांटा जा सकता है। धार्मिक तथा सरकारी कार्य हेतु, दूसरा राज्य के पदाधिकारियों के वेतन में, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने में और चौथा भाग विभिन्न समुदायों को दान देने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांव के राजस्व से सहायता मिलती थी? किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांव के राजस्व से सहायता मिलती थी? तो हायुनसांग, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की चरित्र परंपरा में सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में मान्य है? इतिहास लेखन की चरित्र परंपरा में सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में मान्य है हर्षचरित, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनौज के हर्षवर्धन का शासनकाल था? कनौज के हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? 606 से 647 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? तो वह शासक था हर्षवर्धन, 6 नंबर ऑप्शन। तो इस चैप्टर का एक भाग जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश था यह समाप्त होता है। इसी चैप्टर में एक और वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है मौखरी वंश। तो अब आगे हम इसी क्लास में पढ़ेंगे मौखरी वंश को। मौखरी वंश का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 73 नंबर क्वेश्चन है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी? मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखरी शासकों के किस अभिलेख में जलियान का उल्लेख है? मौखरी शासकों के किस अभिलेख में जलियान का उल्लेख है? तो असीरगढ़ मुद्रा लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। मौखरी वंश, मौखरी वंश के संस्थापक थे हरिवर्मन। दूसरा उत्तरगुप्त, उत्तरगुप्त के संस्थापक थे कृष्णगुप्त। तीसरा पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो थे नरवर्धन। और चौथे नंबर पर है मैत्रक राजवंश, मैत्रक राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे भट्टारक। तो बी, सी, ए और डी, बी, सी, ए और डी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों व संबंधित शासकों को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहला है असीरगढ़ मुद्रा अभिलेख। असीरगढ़ मुद्रा अभिलेख है जो सर्ववर्मन का है। दूसरा हरा पाषाण अभिलेख, हरा पाषाण अभिलेख जो ईशान वर्मन का है। तीसरे नंबर पर है जौन प्रस्तर अभिलेख, जौन प्रस्तर अभिलेख जो ईश्वर वर्मन का है। और चौथा है देवबर्नाक अभिलेख, देवबर्नाक जो अभिलेख है ये जीवित गुप्त द्वितीय का है। तो बी, डी, ए और सी, ए नंबर ऑप्शन। असीरगढ़ मुद्रा लेख, असीरगढ़ बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मौखरी शासक सर्ववर्मन की मुद्रा पर लेख मिला है। इसमें हरिवर्मन को भगवान विष्णु जैसा कहा गया है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, मौखरी शासक ईश्वर वर्मन का यह अभिलेख जनरल कनिंघम को जौनपुर उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद से मिला है। इसमें मौखरियों को मुखर वंश कहा गया है। इसी अभिलेख की 7वीं पंक्ति में ईश्वर वर्मन द्वारा धार के राजा, आंध्र के राजा व रेवतक सौराष्ट्र के राजा के साथ हुए संघर्षों का विवरण है। हरहा पाषाण अभिलेख बाराबांकी उत्तर प्रदेश से मौखरी शासक ईशान वर्मन के काल के अभिलेख में उसके पुत्र सूर्य वर्मन द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। हरहा अभिलेख के अनुसार मौखरी अश्वपति के 100 पुत्रों में से एक थे। इसमें हरिवर्मन को मनु की भांति धर्म कर नियमों को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करने वाला कहा गया है। देवबर्नाक अभिलेख, बिहार से मिला यह अभिलेख परवर्ती गुप्त सम्राट जीवित गुप्त द्वितीय का है। इसमें मौखरी शासकों सर्ववर्मन व अवंती वर्मन का उल्लेख है। अवंती वर्मन का यह एकमात्र अभिलेख के साक्ष्य है, हालांकि हर्षचरित में भी इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मौखरी शासकों ईशान वर्मन और सर्ववर्मन की मुद्राएं मिली है? तो कौन से स्थान से मौखरी शासक ईशान वर्मन और सर्ववर्मन की मुद्राएं मिली है? तो यह मिली है नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौखरियों की शाखा नहीं है? मौखरियों की शाखा कौन सी नहीं है? तो कन्नौज के मौखरी, बड़वा, कोटा रियासत के मौखरी और गया के मौखरी है। पुंडवर्धन के मौखरी या मौखरियों की शाखा नहीं है, द नंबर ऑप्शन। कन्नौज के मौखरी यह प्रमुख शाखा थी जिसमें हरिवर्मन,
आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन, ग्रह वर्मन तक शासक हुए। इसके पश्चात बड़वा या कोटा के मोखरी, बड़वा के मोखरियों के तीसरी शताब्दी के पाषाण युग अभिलेख प्राप्त हुए। इनमें मोखरियों के एक सेनापति कुल का उल्लेख है। गया के मोखरी, गया बिहार के मोखरी वैश्य कहे गए हैं, किंतु डॉक्टर जायसवाल इन्हें क्षत्रिय कुल के मोखरियों का वंशज मानते हैं। अनंतवर्मन के नागार्जुनी लेख के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक यज्ञवर्मन था। इसके पश्चात सादुल वर्मन, अनंतवर्मन शासक बने। मोखरी नाम पाणिनि, पंतजलि और बाण भट्ट के विवरणों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीरगढ़ मुद्रा लेख के अनुसार निम्नलिखित मोखरी शासकों का सही क्रम क्या है। असीरगढ़ मुद्रा लेख के अनुसार निम्नलिखित मोखरी शासकों का सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे हरिवर्मन, हरिवर्मन के पश्चात आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन के पश्चात ईश्वर वर्मन, ईश्वर वर्मन के पश्चात ईशान वर्मन और ईशान वर्मन के पश्चात जो सर्ववर्मन। हरिवर्मन, हरिवर्मन के पश्चात दूसरे नंबर पर सबसे पहले हरिवर्मन, दूसरे नंबर पर आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन के बाद तीसरे नंबर पर ईश्वर वर्मन, चौथे नंबर पर इसमें ईशान वर्मन है और पांचवें नंबर पर इसमें सर्ववर्मन। सर्ववर्मन के बाद अवंती वर्मन बने थे। अवंती वर्मन के बाद ग्रह वर्मन भी इसके शासक हुए थे। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मोखरी राजा सर्ववर्मन की असीरगढ़ मुद्रा में मोखरियों की वंशावली इस प्रकार दी गई है। महाराज हरिवर्मन, पत्नी भट्टालिका देवी जयस्वामिनी, महाराज आदित्य वर्मन, पत्नी भट्टालिका देवी हर्षगुप्ता, महाराज ईश्वर वर्मन, पत्नी भट्टालिका देवी उपगुप्ता, महाराजा धीराज ईशान वर्मा, पत्नी भट्टालिका महादेवी लक्ष्मीवती, महाराजा धीराज सर्ववर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख के अनुसार मोखरी शासक ईश्वर वर्मन ने धार, आंध्र व रेवतक के राजा पर आक्रमण विफल किया। किस अभिलेख के अनुसार मोखरी शासक ईश्वर वर्मन ने धार, आंध्र और रेवतक के राजा का आक्रमण विफल किया था। तो जौनपुर पाषाण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज के मोखरी वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कन्नौज के मोखरी वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तो वह था ईशान वर्मन। ईशान वर्मन से पूर्व के तीनों शासकों हरिवर्मन, आदित्य वर्मन व ईश्वर वर्मन की उपाधि महाराज थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान वर्मन से पूर्व के मोखरी शासक सामंत राजा ही थे। असीरगढ़ ताम्र मुद्रा में भी ईशान वर्मन के लिए महाराजा धीराज की उपाधि प्रयुक्त हुई। हरहा अभिलेख ईशान वर्मन को पृथ्वी का विजेता बताते हुए लिखता है कि उसे टूटी हुई नाव की तरह पृथ्वी को अपने गुणों की सतडोरियों से बांधकर उसे सुरक्षित कर दिया। इसी अभिलेख में ईशान वर्मन द्वारा हजारों हाथियों की सेना वाले आंध्रपति को पराजित करने का उल्लेख है। हरहा अभिलेख में ईशान वर्मन के दो पुत्रों सर्ववर्मन व सूर्यवर्मन का उल्लेख है। सर्ववर्मन अगला शासक बना सर्ववर्मन अगला शासक बना यह शिव का परम उपासक था। सूर्यवर्मन द्वारा इसमें एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मोखरी शासक ने आंध्रो, सुलिको और गोडो पर विजय प्राप्त की। किस मोखरी शासक ने जो आंध्रो, सुलिको और गोडो पर विजय प्राप्त की थी तो ईशान वर्मा ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसद पाषाण अभिलेख के अनुसार किस परवर्ती गुप्त शासक ने ईशान वर्मन को परास्त किया था। आदित्य सेन ने। आदित्य सेन के अपसद अभिलेख जो बिहार में है में कुमारगुप्त द्वारा ईशान वर्मन को पराजित करने का उल्लेख है। इसी में कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त व एक मोखरी शासक के भीषण युद्ध का उल्लेख है। हालांकि विद्वानों में कुमारगुप्त की विजय को लेकर मतभेद है। राय चौधरी, निहार रंजन राय और श्रीराम गोयल ने ईशान वर्मन को विजयी माना है, जबकि आरसी मजूमदार, वीपी सिन्हा और आरएस त्रिपाठी के अनुसार कुमारगुप्त ही विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में मोखरी सेना के हिमगिरी तक पहुंचने का उल्लेख है। किस अभिलेख में मोखरी सेना के हिमगिरी तक पहुंचने का उल्लेख है
तो जौनपुर पाषाण अभिलेख में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौखरी शासक ने थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री से विवाह किया था? किस मौखरी शासक ने थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री से विवाह किया था? तो ग्रहवर्मन। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त किस मौखरी शासक के दरबार में थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है जो कौन से मौखरी शासक के दरबार में थे? अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा अभिलेख में किस मौखरी शासक को ज्वालामुख कहा गया? किस मौखरी शासक को ज्वालामुख कहा गया? हरिवर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिहिरकुल मिहिरकुल हुण ने निम्नलिखित में से किस शासक के पैरों की अपने सिर के चूड़ा पुष्पों से अर्चना की थी? तो यह की थी यशोधर्मन की। ए नंबर ऑप्शन। मालवा के यशोधर्मन विष्णुवर्धन के मंदसौर दसपुर प्रस्तर स्तंभ स्तंभ लेख के अनुसार उसने कभी स्थाणु शिव के सिवा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाया। उसके भुजबल से दबकर हुण नरपति मिहिरकुल ने उसके पादयुग्मों की वो अपने सिर के चूड़ा पुष्पों से के उपहार से अर्चना की थी। मौखरी वंश के पश्चात एक और वंश परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश। मगध के परवर्ती गुप्तों का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्तों का अंतिम शासक कौन था? तो वह था जीवित द्वितीय। परवर्ती गुप्त शासक लगभग 480 से 730 ईस्वी। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त प्रथम, माधव गुप्त, आदित्य सेन, देवगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने परास्त किया और इसी युद्ध में जीवित गुप्त की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परवर्ती गुप्त शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? कौन से परवर्ती गुप्त शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो आदित्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबर्नाक अभिलेख किस परवर्ती गुप्त शासक के काल का है? देवबर्नाक अभिलेख है जो कौन से परवर्ती गुप्त शासक का है? तो यह जीवित गुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसद अभिलेख के अनुसार किस परवर्ती गुप्त शासक ने अग्नि में प्रवेश कर शरीर त्याग दिया? अपसद अभिलेख के अनुसार कौन से परवर्ती गुप्त शासक ने अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दिया था? तो कुमार गुप्त ने। द नंबर ऑप्शन। आदित्य सेन के अपसद अभिलेख में किस शासक को क्षितिज चूड़ामणि कहा गया? कौन से शासक को जो क्षितिज चूड़ामणि कहा गया? तो यह कहा गया जीवित गुप्त प्रथम को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परवर्ती गुप्त शासक ने लोहित्य यानी ब्रह्मपुत्र तट तट पर भास्कर वर्मन के पिता सुस्थित वर्मन को परास्त किया था? तो किसने किया था? महासेन गुप्त ने। कामरूप असम के वर्मन वंश की स्थापना पुष्य वर्मन ने की थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला इस वंश का प्रथम शासक महेंद्र वर्मन था। नालंदा मुद्रा लेख के अनुसार स्थित वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इस वंश का सबसे प्रतापी व अंतिम शासक भास्कर वर्मन था जो हर्षवर्धन का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासेन गुप्त के 2 पुत्र कुमार गुप्त व माधव गुप्त किसकी राज्यसभा में रहते थे? महासेन गुप्त के 2 पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त जो किसकी राज्यसभा में रहते थे? प्रभाकर वर्धन की। महासेन गुप्त की बहन महासेन गुप्त की बहन महासेन गुप्त बहन भाई का नाम सेम ही है का विवाह पुष्यभूति वंश के आदित्य वर्धन के साथ हुआ। महासेन गुप्त के 2 बेटे कुमार गुप्त व माधव गुप्त अपनी भुआ के बेटे प्रभाकर वर्धन की राज्यसभा में रहते थे। बाणभट्ट ने इन दोनों को मालव पुत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परवर्ती गुप्त शासक कलचुरी शासक शंकरगण से पराजित हुआ? कौन सा परवर्ती गुप्त शासक कलचुरी शासक शंकरगण से पराजित हुआ था? तो महासेन गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त ने मौखरी नरेश ग्रह वर्मा की हत्या की थी। तो यह सही है। दूसरा कि इस हत्याकांड में देवगुप्त को गौड़ राजा शशांक का समर्थन प्राप्त था। यह भी सत्य है। तीसरा है कि ग्रहवर्मन पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन का दामाद था। ग्रहवर्धन है जो पुष्यभूति वंश के
प्रभाकर वर्धन का दामाद था। चौथा ऑप्शन है कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन ने ग्रहवर्मन को मार डाला था। तो ग्रहवर्मन को प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन ने ग्रहवर्मन को मार डाला। ग्रहवर्मन को जो राज्यवर्धन ने मारा था, ग्रहवर्मन ग्रहवर्मन की जो हत्या की थी, ग्रहवर्मन की हत्या की थी यह देवगुप्त ने की थी, ना कि हर्षवर्धन ने। ग्रहवर्मन को देवगुप्त ने मारा था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या है कि प्रभाकर वर्धन के बाद उसके पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन शासक बने। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मन से हुआ। राज्यवर्धन के समय ही परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने मौखरी शासक देवगुप्त को पराजित किया और मार डाला, लेकिन गौड़ शासक शशांक ने प्रभाकर वर्धन की धोखे से हत्या कर दी, जिसका बदला उसके भाई हर्षवर्धन ने लिया। यह प्रभाकर वर्धन नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी, जिसका बदला उसके भाई हर्षवर्धन ने लिया था। तो यहाँ पर राज्यवर्धन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर्ती गुप्त शासकों में वह पहला शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला परवर्ती गुप्त का पहला शासक कौन था? आदित्य सेन। द नंबर ऑप्शन। तो ये थे परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त, इससे पहले हमने मौखरी वंश के बारे में पढ़ा और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा। अब हम इसी चैप्टर में एक और वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, वल्लभी का मैत्रक और यशोवर्मन वंश के बारे में। निम्नलिखित में से मैत्रक वंश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से मैत्रक वंश की राजधानी कौन सी थी? तो मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग मैत्रक वंश के किस शासक के दरबार में गया था? हवेनसांग जो मैत्रक वंश के कौन से शासक के दरबार में गया था? ध्रुवसेन द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी शासक से किया था? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी शासक से किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से। ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रकों का सबसे शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन ने इसे पराजित भी किया और बाद में अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष की प्रयाग सभा में भी शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभी के मैत्रक वंश का अंतिम शासक कौन था? वल्लभी के मैत्रक वंश का अंतिम शासक शिलादित्य सप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोवर्मन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि उसकी राजधानी कन्नौज थी। राजधानी कन्नौज थी। उसने चीनी शासक के दरबार में एक दूत भेजा था। महासेन गुप्त के साथ मिलकर उसने तिब्बत के विरुद्ध सफल अभियान किया। तो तिब्बत के विरुद्ध जो अभियान किया था यह महासेन गुप्त के साथ मिलकर नहीं किया था, बल्कि यह कश्मीर के ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ के साथ मिलकर किया था। 6 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा है कि कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय के साथ हुए युद्ध में यशोवर्मन परास्त हुआ था। तो यह बात भी सही है। तो ए बेस द सही है। 6 नंबर है जो इसका गलत होगा। यशोवर्मन ने कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ के साथ मिलकर तिब्बत के विरुद्ध अभियान किया। बाद के समय में इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जो युद्ध में बदल गया और यशोवर्मन परास्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़वाहों का रचनाकार वाक्यपति किस शासक के दरबार में था? गौड़वाहों का रचनाकार वाक्यपति किस शासक के दरबार में था? तो यशोवर्मन के दरबार में। 8वीं शताब्दी के आरंभ में कान्याकुब्ज की राजगद्दी पर बैठने वाला एक शक्तिशाली राजा यशोवर्मन था। संस्कृत साहित्य के कोकिल भवभूति उसी के दरबार में रहते थे। अन्य कवियों में वाक्यपति का नाम मुख्य है। वाक्यपति अपने प्रश्यदाता प्रश्यदाता के कार्यों का वर्णन एक असाधारण प्राकृत काव्यों गौड़वहो या गौड़वहो में करते हैं। इसके पश्चात एक और नए वंश के बारे में हम बात करते हैं, कश्मीर के वंश, शासक वंश। कश्मीर के शासक वंश में कारकोट वंश, उत्पल वंश, यशकर्मन, ये यशक्कर वंश और लोहार वंश के बारे में।
कश्मीर के कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो कश्मीर के कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के शासक दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ, प्रतापदित्य, चंद्रापीड़, वज्रादित्य, तारापीड़, उदयादित्य व मुक्तापीड़, ललितादित्य। ह्वेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के काल में कश्मीर की यात्रा की। दुर्लभ दुर्लभ वर्धन का पुत्र था और उसने प्रतापपुर नामक नगर बसाया। चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़ तीनों दुर्लभ के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने चीन के शासक के दरबार में अपना दूत भेजा था? कश्मीर के किस शासक ने चीन के शासक के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो चंद्रापीड़ और मुक्तापीड़, इन दोनों ने जो चीन के शासक के दरबार में अपना दूत भेजा था। सर्वप्रथम चंद्रापीड़ ने चीन के शासक के दरबार में दूत भेजा। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में लिखा है कि चीन के शासक ने उसे राजा स्वीकार किया। चंद्रापीड़ अपने भाई तारापीड़ के षड्यंत्र का शिकार हुआ, जिसने जादू टोने से उसकी हत्या करवा दी। तारापीड़ के बाद शासक बने ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भी चीन के शासक के पास दूत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत राजतरंगिणी। ललितादित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला कथन है कि उसने चीनी शासक की सहायता से तिब्बतियों को परास्त किया था। तो चीनी शासक की सहायता से नहीं, बल्कि उसने यशोवर्मन यशोवर्मन के साथ मैत्री करके फिर तिब्बतियों को परास्त किया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि यशोवर्मन के विरुद्ध अभियान में भी उसने सफलता प्राप्त की थी। पूर्व की ओर बढ़ते हुए उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसने पश्चिम में मालवा और गुजरात पर भी विजय प्राप्त की थी। तो ब, से और द सही है। ए नंबर जो इसका गलत होगा। ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य 724 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। उसने यशोवर्मन के साथ मैत्री करके तिब्बतियों को हराया था। यशोवर्मन की भांति और संभवतः उन्हीं कारणों से उसने चीनी सम्राट के पास तिब्बतियों के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने के लिए दूत भेजे। दूत मंडल का सम्राट ने शानदार स्वागत किया और कश्मीर के राजा को अपना मित्र स्वीकार किया। फिर भी चीन से उसकी सहायता के लिए कोई सेना नहीं आई, किंतु बिना सहायता के भी ललितादित्य ने न केवल तिब्बतियों को हराया, वरन दरद, कंबोज और तुर्क आदि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसने वाली पर्वतीय जातियों को भी परास्त किया। किंतु ललितादित्य का सबसे उल्लेखनीय अभियान यशोवर्मन के विरुद्ध था। इसमें यशोवर्मन की पराजय हुई और संभवतः वह मारा भी गया। इस विजय से ललितादित्य न केवल कन्नौज का स्वामी बन गया, वह पूर्व की ओर बढ़ा और उसने मगध, गौड़, कामरूप और कलिंग को रौंद डाला। उसके बाद वह दक्षिण के चालुक्यों की ओर बढ़ा, किंतु यह कहना कठिन है कि दक्षिण में वह कितनी दूर तक जा सका और उसे उस दिशा में कितनी सफलता मिली थी। जान पड़ता है कि उसके बाद उसने मालवा और गुजरात को जीता, अपने देश के सीमावर्ती सिंध के अरबों को हराया। उसका सबसे प्रसिद्ध कार्य मार्तंड मंदिर है, जिसके खंडर आज भी कश्मीर के प्राचीन वास्तु के सबसे भव्य अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मुक्तापीड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने शराब के नशे में परवरपुर नगर को जला देने का आदेश दिया था? तो यह दिया था मुक्तापीड़ ने। सही नंबर ऑप्शन। महान सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ के चरित्र पर दो घटनाएं लांछन लगाए बिना न रही। उसने एक बार शराब के नशे में परवरपुर नगर जला देने का आदेश दिया, किंतु पीछे चलकर उसे इस पर पश्चाताप हुआ। यह जानकर उसे प्रसन्नता हुई कि उसके मंत्रियों ने इस संबंध में उसकी अवज्ञा की थी। दूसरी घटना अधिक गंभीर है। उसने गौड़ बंगाल के राजा को कश्मीर बुलाया और विष्णु परिहास केशव की मूर्ति को साक्षी करके उसने उसकी सुरक्षा का वचन दिया, किंतु बाद में हथियारों द्वारा उसे मरवा डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक की उपाधि विनयादित्य है?
कश्मीर के कौन से शासक की उपाधि विनया दी है? तो जयापीड़ की। ललितादित्य मुक्तापीड़ की मृत्यु 760 ईस्वी के बाद इस वंश के कई निर्बल शासक हुए। कुवल्या कुवल्यापीड़, वज्रादित्य, वपियक, पृथ्व्यापीड़, संग्रामपीड़। ललितादित्य की 5वीं पीढ़ी में जयापीड़ ने खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने की यथाशक्ति चेष्टा की, किंतु विशेष परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारकोट शासक ठंड के कारण मारा गया? कौन सा कारकोट शासक ठंड के कारण मारा गया? मुक्तापीड़। एक अभियान के दौरान ललितादित्य मुक्तापीड़ सेना से पृथक हो गया और बर्फीली पहाड़ियों में घिरे इलाके में ठंड के कारण मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कश्मीरी शासक यशोवर्मन के दरबारी विद्वानों, वाक्यपति व भवभूति को अपने राज दरबार में ले आया? कौन सा कश्मीरी शासक यशोवर्मन के दरबारी विद्वानों, वाक्यपति व भवभूति को अपने दरबार में ले आया था? तो मुक्तापीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना किसने की? कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी मंत्री सूर की अगुवाई में दरबारियों ने उत्पल के पौत्र अवंती वर्मन को गद्दी पर बिठाया, जो कारकोट वंश का अंत हुआ। उसने अवंतीपुर और सूर्यपुर नामक नगर बसाए और अनेक मंदिर बनवाए। कहा जाता है कि वह हृदय से वैष्णव था, किंतु मंत्री सूर के प्रति आदर दिखाने के लिए अपने को सेव व्यक्त करता है। मृत्यु निकट आने पर यह रहस्य हाथ जोड़कर सूर के समक्ष प्रकट किया और भगवत गीता सुनते हुए देह त्याग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगंधा नामक शासिका का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से है? सुगंधा नामक जो शासिका है यह उत्पल वंश से संबंधित है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन की मृत्यु 883 ईस्वी में मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार संघर्ष में रत्नवर्धन नामक एक कंचुकी के प्रयास से अवंती वर्मन के बेटे शंकर वर्मन को सत्ता मिली। इसने पंजाब के गुर्जर राज्य के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। शंकर वर्मन के पश्चात उसका बेटा गोपाल वर्मन अपनी माता सुगंधा के संरक्षण में शासक बना। सुगंधा अच्छे चरित्र की नहीं थी और उसकी कृपा मंत्री प्रभाकर देव पर हो गई, जिसने गोपाल वर्मन को मरवा डाला। उसके बाद गद्दी पर बैठा गोपाल का भाई 10 दिन में ही मर गया। तत्पश्चात सुगंधा ने शासन अपने हाथ में ले लिया, किंतु 2 वर्षों पश्चात तंत्री पदातियों के ने पार्थ नामक 10 वर्षीय बालक को गद्दी पर बिठाया। कुछ वर्ष बाद सुगंधा सेना लेकर लौटी, लेकिन पराजित हुई वह मार डाली गई। तंत्री पदाति राज्य में शक्तिशाली हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के उत्पल वंश का शासक नहीं था? पार्थ, चक्रवर्मन और उन्मत्त अवंती, ये तीनों उत्पल वंश के शासक थे। कलश है जो उत्पल वंश का शासक नहीं था। द नंबर ऑप्शन। 922 ईस्वी में तंत्री पदातियों ने पार्थ को अपदस्थ कर दिया और फिर राजाओं को अपने मर्जी अनुसार बनाने बिगाड़ने लगे। चक्रवर्मन, सूरवर्मन, पार्थ दूसरी बार, चक्रवर्मन दूसरी बार, शंभुवर्मन, चक्रवर्मन तीसरी बार, वह उन्मत्त अवंती शासक बने। उन्मत्त अवंती ने अपने सौतेले भाइयों को बुका रखकर मार डाला और अपने पिता पार्थ की बेहरमी से हत्या कर दी। उन्नत अवनति एक पागल और क्रूर शासक था, जो गर्भवती महिलाओं के पेट चीरकर बच्चे देखता था, श्रमिकों के अंग कटवाकर उनकी सहनशीलता आंकता था। 939 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूरवर्मन द्वितीय शासक बना, लेकिन सप्ताह भर भी नहीं बीता था कि सेनापति कमल वर्मन ने विद्रोह कर राजधानी पर अधिकार कर लिया। राजवंश का कोई व्यक्ति जीवित न होने के कारण परिषद ने 939 ईस्वी में यस्कर नामक निर्धन एवं विद्वान व्यक्ति को शासक बनाया। इस प्रकार यस्कर वंश की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर की रानी दीदा किस वंश की शासिका थी? कश्मीर की रानी दीदा जो कौन से वंश की शासिका थी? तो यह यस्कर वंश की। यस्कर 900 929 से 48 की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र संग्राम देव शासक बना।
1 साल के अंदर ही मंत्री परवगुप्त या पूर्वगुप्त ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। अगले ही वर्ष परवगुप्त मारा गया और उसका बेटा क्षेमगुप्त शासक हुआ, जिसका विवाह लोहर लोहर के शासक की बेटी दिद्दा से हुआ। क्षेमगुप्त की मृत्यु के उपरांत रानी दिद्दा के संरक्षण में उसके पुत्र अभिमन्यु 958 से 72 ईस्वी उसके पुत्र अभिमन्यु ने शासन संभाला। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा नंदीगुप्त गद्दी पर बैठा, किंतु दिद्दा ने नंदीगुप्त व अपने अन्य दो पोत्रों त्रिभुवन गुप्त व भीमगुप्त दोनों शासक भीमने को मरवा दिया और 980 ईस्वी में स्वयं गद्दी पर बैठी। उसने खस जाति के तुंग को एक गडरिया भैंस चराने वाला नामक अपने प्रेमी को प्रधानमंत्री बनाया। 1003 ईस्वी में दिद्दा की मृत्यु के बाद गद्दी शांतिपूर्वक उसके भांजे लोहर वंश के संगम राज या संग्राम राज के हाथों में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर की रानी दिद्दा का शासनकाल है। कश्मीर की रानी दिद्दा का शासनकाल क्या है? 980 से 1003 ईस्वी। लाहौर वंश के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? लाहौर वंश के शासकों का कालक्रम, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे संग्राम राज, जो 1003 से 1028 तक शासक रहे थे। संग्राम राज के पश्चात दूसरे नंबर पर हरिराज, जो 1028 में शासक बने थे। तीसरे नंबर पर आएंगे इसमें अनत 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 जो अनत ने 1028 से 1063 तक शासक किया और उसके पश्चात 1063 में जो कलश, जो अनत के ही पुत्र थे, कलश शासक बने। तो 3, 1, 2 और 4 द नंबर ऑप्शन। संग्राम राज 1003 से 1028 के बाद शासक बने उसके पुत्र हरिराज 1028 की 22 दिन में ही हत्या हो गई। उसके बाद अनंत ने शासन संभाला 1028 से 1063 ईस्वी। अनंत ने रानी सूर्यमती के प्रभाव में आकर 1063 में अपने पुत्र कलश के पक्ष में गद्दी त्याग दी। कलश दुराचारी निकला और पिता पुत्र के बीच बहुत दिनों तक संघर्ष चला। तंग आकर अनंत ने आत्महत्या कर ली और सूर्यमती ने सती होकर पश्चाताप किया। माता पिता की मृत्यु के बाद कलश ने स्वभाव में बदलाव आया और उसने कश्मीर को संगठित और विस्तृत किया। पुत्र हर्ष के विद्रोह को दबाकर उसने दूसरे पुत्र उत्कर्ष को उत्तराधिकारी बनाया। कलश की मृत्यु के बाद उत्कर्ष ने शासन संभाला, लेकिन कुछ ही समय में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसका लाभ उठाकर हर्ष जेल से निकला और उत्कर्ष को हटाकर शासक बना। उसने आरंभ में बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किए और वह एक विद्वान कवि भी था। बाद में वह भोग विलास में रत हो गया और लगभग सभी सामंत राजाओं को मरवा दिया। लोहर वंश के ही उच्छल और सुसल नामक दो भाइयों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और 1101 ईस्वी में उसे मार डाला। उसके बाद उच्छल 1101 से 11 और सुसल 1111 से 28 तक शासक बने। हर्ष के पौत्र भिक्षाचर ने सुसल के काल में विद्रोह किया और 1120 में शासक बना, लेकिन जल्दी ही सुसल पुनः शासक बन गया। 1128 में भिक्षाचर ने सुसल की हत्या करवा दी, लेकिन गद्दी पर सुसल का बेटा जयसिंह बैठा। जयसिंह के काल में भिक्षाचर ने फिर विद्रोह किया, लेकिन मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीरी रानी सती हुई थी? कौन सी कश्मीरी रानी सती हुई थी? तो सूर्यमती। नरेंद्र प्रभा कारकोट वंश के शासक दुर्लभ प्रताप द्वितीय की रानी थी, जिनके 3 बेटे चंद्रापीड़, तारापीड़ व मुक्तापीड़ शासक बने। सुगंधा उत्पल वंश के शंकर वर्मन की रानी थी और उसने स्वयं भी शासन संभाला। दिद्दा यस्कर वंश के क्षेमगुप्त की रानी थी और उसने स्वयं भी शासन संभाला। सूर्यमती लाहौर वंश के शासक अनंत की रानी थी, जो अनंत के आत्महत्या करने के बाद उसके साथ सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय लाहौर वंश का प्रथम शासक कौन था? द्वितीय लाहौर वंश का प्रथम शासक उच्छल। लाहौर वंश के शासक हर्ष के काल में उसी के वंश में सामंतों उच्छल व सुसल ने विद्रोह किया और हर्ष की हत्या कर प्रथम लाहौर वंश का शासन समाप्त किया और 1101 ईस्वी में उच्छल द्वितीय लाहौर वंश का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित कश्मीर का आखिरी शासक है। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित कश्मीर का आखिरी शासक कौन है? जयसिंह। द नंबर ऑप्शन। कल्हण द्वारा 1148 से 50 में रचित
राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है, लेकिन 1459 ईस्वी में जोनराज ने जो आगे विवरण जोड़ा, उसके अनुसार जयसिंह ने उस तिथि से आगे 5 वर्ष तक और शासन किया। 1339 ईस्वी में कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक के रूप में विधवा रानी कोटा को साहब मीर ने अपदस्थ कर मुस्लिम राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के कौन से तरंगों में लाहौर वंश का इतिहास है। और राजतरंगिणी के कौन से तरंगों में लाहौर वंश का इतिहास है, तो 7 और 8 तरंगों में। राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभाजित है, जिसमें से प्रथम 3 में प्राचीन काल के कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट व उत्पल वंश का इतिहास है। छठे में ही यस्कर वंश का इतिहास है। 7वें 8वें तरंगों में लाहौर वंश का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर की शासिका दिद्दा का इतिहास राजतरंगिणी के कौन से तरंग में वर्णित है। कश्मीर की शासिका दिद्दा का इतिहास है जो राजतरंगिणी के कौन से तरंग में वर्णित है, तो छठे तरंग में। बे नंबर ऑप्शन। राजतरंगिणी के छठे तरंग में दिद्दा का उत्कर्ष वर्णित है। कल्हण ने यह भी वर्णन किया है कि किस प्रकार नरवाहन नाम के एक निष्ठावान मंत्री ने इस रानी के राज्यारोहण में समर्थन दिया, जिसने साम्राज्य की सत्ता को संपूर्ण साम्राज्य में स्थापित किया और उसे इंद्र के समतुल्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में कश्मीर में रचित संस्कृत नाटक आगम दबरा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जयंत भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस शासक के काल में 99 भाइयों ने तुलामुल्य नदी में डूबकर उत्पीड़न का विरोध किया। कौन से कश्मीर के किस शासक के काल में 99 ब्राह्मणों ने तुलामुल्य नदी में डूबकर उत्पीड़न का विरोध किया था, तो जयापीड़ के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि लोहार राजवंश के एक शासक जिसने मंदिरों की संपत्ति को लूटा, धातु मूर्तियों को गलाकर शाही खजाने में रखवाने के लिए का एक अधिकारी नियुक्त किया था, तो वह कौन था शासक, तो वह था हर्ष। हर्ष कल्याण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास में धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओं का उल्लेख है। उसमें अशोक के उत्तराधिकारी जालोक के बारे में बताया गया है कि वह एक सेव था जिसने बौद्ध विहारों को नष्ट किया और बाद में फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया। कारकोट राजवंश के तारापीड़ और जयापीड़ ने कथित रूप से ब्राह्मणों का दमन किया। जयापीड़ के शासनकाल में 99 ब्राह्मणों ने तुलामुल्य नदी में डूबकर उत्पीड़न का विरोध किया। उत्पल राजवंश के शंकरवर्मन ने बहुत सारे मंदिरों को लूटा और कर मुक्त भूमिदानों को रद्द किया। उसने मंदिरों पर कर लगा दिया। राजा क्षेमगुप्त ने श्रीनगर के जयेंद्र विहार को ध्वस्त कर दिया और उसके निर्माण सामग्रियों को एक मंदिर का निर्माण करवाया। कल्हण के अनुसार लोहार राजवंश के लोभी राजा हर्ष ने मंदिरों की संपत्ति को लूटा, उनमें स्थापित मूर्तियों को फेंकने, धातु की मूर्तियों को गलाकर शाही खजाने में रखवाने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था। तो इसके साथ ही आज का यह चैप्टर जिसके अंदर हमने वर्धन वंश के बारे में, मोखरी वंश के बारे में, परवर्ती गुप्तों के बारे में, वल्लभी वंश के बारे में और कश्मीर के 4 राजवंशों के बारे में पढ़ा। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल की क्लास में हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।